हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो रीट के जो पेपर हुआ था, रीट 26 सितंबर को, उसका L1 का जो पेपर है वो है, L सीरीज़ का जो पेपर है ये है लेवल 1 के लिए है दोस्तों। तो इसके अंदर देख लीजिए, जो भी नए बच्चे हैं या जो रीट का एग्ज़ाम वापस देना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि 30 क्वेश्चन तो चाइल्ड डेवलपमेंट के आते हैं दोस्तों। फिर जो 30 क्वेश्चन और हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड आता है। तो इसमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज वो आप दोनों को लेनी होती है। वो आप लोग ले सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। इसमें से आप लोग अलग अलग लेनी है, आपको दोनों एक जैसी नहीं रखनी है। बाकी आप लोग कोई सी भी यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आता फोर्थ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, 30 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वो भी आते हैं 30 क्वेश्चन के। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं। और ये जो था इसमें टाइम पीरियड 2.5 आवर्स होते हैं इसमें, और मैक्सिमम 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी कि आप लोग गलत भी कर रहे हैं तो उसका 0 अंक दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ भी अंक काटा नहीं जाएगा। इसी वजह से रीट के अंक ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद आती हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। और तो ये सारे 5 सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन और 150 का ये पेपर होता है। तो पहला जो अपना सेक्शन है, तो इसका अभी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप, पार्ट वाइज। तो अभी मैं जो ये पार्ट लेके आया हूँ मनोविज्ञान का लेके आया हूँ, कि आप लोगों को पेपर का लेवल पता लगे कि हमारे कितने किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार पूछा है तो वो अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। ये इसका RBSE बोर्ड ने इसका फाइनल आंसर माना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर आपत्तियां भी लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि याचिका लगी हुई है बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, और वो केस चल रहा है। और उसकी जो सुनवाई है वो 7 फरवरी को है। कोर्ट के अंदर लेवल 1 लेवल 2 दोनों का ही केस लगा हुआ है। 7 फरवरी को इसके ऊपर सुनवाई है। तो अगला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, इसका बोर्ड ने उत्तर माना है 30:1। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस पर रीट याचिका लगा रखी है, वो 40:1 के ऊपर भी लगा रखी है कि अगर ये मान रहे हैं तो ये भी माने। इसके अंदर कोई भी अनुपात का नहीं है, वो 200 से ऊपर कुछ विद्यार्थियों की संख्या के बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला कि ये भी अनुपात होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है इसमें मध्यावधि परीक्षा का। तो मध्यावधि परीक्षा का जो क्वेश्चन है, इसको बोर्ड ने माना है योगात्मक मूल्यांकन। बोर्ड ने माना है योगात्मक मूल्यांकन, लेकिन इसके ऊपर भी याचिका लगी हुई है। ठीक है, और बहुत सारे जो ये मान रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने याचिका लगाई वो इसका उत्तर रचनात्मक मूल्यांकन भी मान रहे हैं। तो देखते हैं कि बोर्ड इनके ऊपर बोनस देता है या नहीं देता है, पूरी इसके अंदर हम आगे भी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रोग वंशानुगत है। कौन सा रोग वंशानुगत है। तो दोस्तों यहाँ पर ADHD, फिनाइलकीटोनुरिया, पार्किंसन, HIV, एड्स। तो इसके अंदर जो बोर्ड ने क्वेश्चन माना है वो फिनाइलकीटोनुरिया माना है। और इसके अंदर भी याचिका लगी हुई है, बहुत सारे पार्किंसन बता रहे हैं, HIV, एड्स ये भी बता रहे हैं। तो इसके अंदर भी बोनस मिलना चाहिए कि इसके अंदर पूर्ण रूप से पता नहीं है, बहुत सारी किताबों में क्या दे रखा है, बहुत सारी क्या दे रखा है। तो बोर्ड के द्वारा इसमें भी बोनस दिया जाना चाहिए। ऐसी बच्चों की यहाँ पर जो याचिका लगाई है उनकी मांग है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो इसका ऑप्शन जो है वो माना है भाट या बैटरी।
कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाट या बैटरी परीक्षण इनका मानना है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। तो इसका बोर्ड ने उत्तर माना है बालक के चिंतन का गणितीकरण, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की भी बात करें अगर, तो 7 के ऊपर भी यहाँ पर कोर्ट में याचिका है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, तो बोर्ड ने इसका उत्तर माना है क्रिया प्रसूत का अनुसंधान सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बहुत सारे जो रीट याचिका लगा रखी है उन्होंने इसका आंसर और भी माना है, लेकिन इसका बोर्ड ने ये माना है, तो हो सकता है। अब याचिका के अंदर क्या होगा कि जो बोर्ड ने उत्तर मान लिया वो तो मान लिया, लेकिन अब क्या होगा कि 2 ऑप्शन अगर मानते हैं या बोनस देते हैं वो अब 7 फरवरी की सुनवाई पर डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर तो पूर्णतः यहाँ पर बोनस मिला है, पूर्णतः बोनस मिला है, इसके ऊपर सबको ही बोनस दिया गया है, इसमें बोनस मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण है, लेकिन इसमें भी याचिकाकर्ताओं ने रचनात्मक के लिए बोला है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, बोनस मिलता है नहीं मिलता। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? विकास की किस अवस्था में? तो ये होता है किशोरावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो धीमे सीखने वाले के बच्चों के लिए होता है। निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 12, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। बहुत सारे जो बच्चों ने याचिका लगा रखी है उन्होंने ये फर्स्ट वाला भी माना है और सेकंड वाला भी माना है, तो हो सकता है इसके अंदर बोनस मिल जाए। बोनस मिलता है तो उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा जिनके ये प्रश्न गलत हो रहा है। और अब रही बात यह है कि भाई प्रमाण पत्र आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर याचिकाकर्ता के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई अब 99% यही ऑप्शन रहता है कि याचिकाकर्ता को ही बोनस मिले, और उनको ही बोनस मिलने की पूरी संभावनाएं इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अब प्रमाण पत्र आ गए हैं, रीट के आवेदन भी वापस दोबारा से और भरे जा रहे हैं। तो हो सकता है इसका फैसला बाद में आए, 9 फरवरी के बाद में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांस बनता है कि याचिकाकर्ता को ही बोनस यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एनसीएफ 2005 के लिए तो डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो दोस्तों ये सरल प्रश्न ही था, आरटी 6 से 14 के बच्चों के लिए होती हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो दैहिक अभिप्रेरक में भूख प्यास नींद आती है, उपलब्धि यहाँ पर दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए था ये अभिभावक बालक संबंध। अगला प्रश्न है, डाउन संलग्न का कारण है त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, XY गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 22। तो दोस्तों इसके अंदर भी बोनस की यहाँ पर याचिका लगी हुई है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि बोर्ड ने तो उत्तर ये माना है, लेकिन बहुत सारे इसका भी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये XY गुणसूत्र यहाँ पर होता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको याचिकाकर्ता बनना है, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ पर आपका मन करे जिसके पास आप याचिकाकर्ता बन सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए आप फॉर्म भर के देंगे तो वो जो याचिकाकर्ता बनेंगे वो क्या करेंगे, वकील के माध्यम से बनते हैं तो वकील आपको बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग किसी को भी दें, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याचिकाकर्ता अगर बनना है तो आप दे सकते हैं, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं। बहुत सारों ने केस लगा रखा है। अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें रामेश्वर लाल शर्मा
के नाम से कोई याचिकाकर्ता चल रही है कोर्ट में जिसकी 7 फरवरी को सुनवाई है, तो आप लोग उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, प्रश्न नंबर 18, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है तो यहाँ पर निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर ऑप्शन सी को इन्होंने माना है प्राप्तांकों की बारंबारता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय प्रक्षेपण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा MMPI। ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना है बोर्ड ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न 21, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था दोस्तों, इसलिए बच्चों के स्कोर इस बार बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 130 से ऊपर आ रहे हैं, 125 से ऊपर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से गलतियाँ हो गई हैं, मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की है, सबका अच्छा नंबर यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। रेमंड केटल द्वारा व्यक्तित्व के प्रस्तावित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो मास्लो के अंदर था व्यक्तित्व एवं समूहवाद, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर उसने दी थी। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? ये तो दोस्तों द्वंद्व उत्पन्न होना ही कहलाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो यहाँ पर ये है क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत। बिल्कुल ऊपर से पूछे गए प्रश्न है कि किसने क्या दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, ये सारे कुछ एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन घुमाने वाले थे। इस प्रश्न के ऊपर भी दोस्तों याचिका लगी हुई है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसमें बोर्ड ने मान लिया सी, और बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो एक ही भी मांग कर रहे हैं कि सतत विकास का सिद्धांत भी होना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। पहली लाइन आप लोग देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, ये चीज़ दोनों आ गई इसमें, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जिन्होंने एक को ये किया उसका भी यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार चौथी ये अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, दोस्तों साइंस का प्रश्न हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं से, वो सीधा प्रश्न इन्होंने उठा लिया है। प्रश्न नंबर 29, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। देखिए दोस्तों, कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन तो सीधे ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बहुत ही ईजी प्रश्न था दोस्तों, 12/10 इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये मैंने 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न पर किस किस प्रश्न पर याचिका लगी हुई वो भी मैंने बता दिया है, और याचिका से रिलेटेड जो भी बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे उनको भी मैंने यहाँ पर इसी के माध्यम से यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कहाँ से कौन सा प्रश्न बन रहा है उसकी अभी से आप लोग आगे की तैयारी भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट कक्षाएँ यहाँ पर लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।